हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हाल ही में रिलीज हुई वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। ये ऐसी मूवी है जो कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर आपको हॉरर, थ्रिलर और जबरदस्त एक्शन मतलब खून खराबा और डरावने ट्विस्ट्स वाली फिल्में पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही तगड़ी फिल्मों की एक्सप्लेनिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की, जो कि इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी का छठा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तब भी कोई बात नहीं, ये मूवी अपने आप में एक पूरी कहानी है, मतलब स्टैंड अलोन है। हाँ, कुछ छोटे मोटे लिंक हैं पुराने हिस्सों से, लेकिन उससे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात इसके यूनिक कॉन्सेप्ट की, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कहानी पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान ट्रेन ट्रैक से। पॉल ने अपनी पार्टनर आयरिस के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया है, एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट जो जमीन से काफी ऊंचाई पर बना है। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि इसका पूरा फ्लोर ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना है। जब आयरिस इस रेस्टोरेंट को पहली बार देखती है तो उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आती है। दोनों एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट के सामने बनी स्टैचूज के पास एक खूबसूरत तस्वीर खिंचवाते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वहाँ का माहौल बेहद रोमांटिक होता है और लोग मस्ती में झूम रहे होते हैं। इसी दौरान आयरिस पॉल की जैकेट की पॉकेट में एक रेड रोज लगाती है, लेकिन उस गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। खून देखकर आयरिस की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टी आ जाती है। वहीं मौजूद एक फीमेल सिंगर ये देखकर फौरन समझ जाती है कि आयरिस प्रेग्नेंट है। जब वो ये बात आयरिस को बताती है तो आयरिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी समय आयरिस की नजर सिंगर के छोटे बेटे पर जाती है। उसे देखकर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, मानो वो बच्चा उससे किसी अनदेखे रिश्ते में बंधा हो। फिर पॉल आयरिस को छत पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है। वहीं पॉल घुटनों पर बैठकर आयरिस को प्रपोज करता है। आयरिस खुशी खुशी उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और उसे ये खुशखबरी भी देती है कि वो माँ बनने वाली है। पॉल ये सुनकर बेहद इमोशनल हो जाता है। इसी बीच आयरिस देखती है कि सिंगर का बेटा भी टेरेस पर आ चुका है। वो अपने हाथ में एक सिक्का लिए हुए है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, लेकिन सिक्का सीधा नीचे गिरने की बजाय पास ही लगे एसी यूनिट के वैक्यूम सिस्टम में खिंचकर चला जाता है। फिर सब लोग रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं और तभी रेस्टोरेंट का कांच का फ्लोर धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। इसी दौरान वो सिक्का एसी के पाइप में फंसा हुआ घूमता रहता है। कुछ ही पलों में फ्लोर टूट जाता है और एक के बाद एक लोग नीचे गिरते जाते हैं। सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। पॉल खुद को बचाने की कोशिश करता है और एक कांच के टुकड़े को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ बुरी तरह कट जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। आयरिस एकमात्र शख्स होती है जो पास के सपोर्ट पिलर के सहारे बच जाती है। वो सिक्का अब एसी के डक्ट से निकलकर एक गैस पाइप के पास जा पहुंचता है और उसे डैमेज कर देता है। गैस लीक होने लगती है और लाइव किचन में भीषण आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि बचे हुए लोग जिंदा जल जाते हैं, जिनमें वो सिंगर भी शामिल होती है। आग और तबाही के बीच आयरिस खुद को बचाते हुए किसी तरह एक पियानो के नीचे छुप जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की उम्मीद होती है। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट की ओर भागती है, लेकिन लिफ्ट पहले से ही लोगों से भरी हुई होती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, अचानक नीचे से एक आदमी आकर लिफ्ट के नीचे दब जाता है। तेज आवाज के साथ लिफ्ट रुक जाती है और अंदर मौजूद सभी लोग उसी में फंसे फंसे दम तोड़ देते हैं। अब आयरिस दोबारा ऊपर की ओर आती है और देखती है कि रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा अब भी हवा में लटका हुआ है। सभी लोग इसी हिस्से में फंसे होते हैं, लेकिन उस हिस्से को सिर्फ एक पियानो का वजन बैलेंस कर रहा होता है। तभी वो सिक्का जो पूरे हादसे की शुरुआत का कारण बना था, एयर डक्ट से निकलकर सीधे पियानो पर गिरता है। पियानो का बैलेंस बिगड़ता है और रेस्टोरेंट का लटका हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। लोग एक एक करके चीखते चिल्लाते नीचे गिरते हैं और मौत की गोद में समा जाते हैं। इसी बीच आयरिस की नजर फिर से सिंगर के उस छोटे बेटे पर पड़ती है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से निकालना चाहती है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है और जमीन फिर से क्रैक हो जाती है। आयरिस नीचे गिरने लगती है, लेकिन समय रहते अपनी उंगलियों को 2 स्टील रॉड्स के बीच फंसा लेती है। उसका शरीर हवा में लटक रहा होता है और नीचे मौत उसका इंतजार कर रही होती है। उसके हाथ में लगी एंगेजमेंट रिंग उसकी घायल उंगली से धीरे धीरे खिसकती है। खून और पसीने से फिसलती हुई रिंग गिर जाती है और उसके साथ ही आयरिस और वो बच्चा भी नीचे गिर जाते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरी ओर एक क्लासरूम में एक लड़की स्टेफनी जोर से चिल्ला उठती है। सब स्टूडेंट्स हैरान होकर उसकी ओर देखते हैं। प्रोफेसर उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या सब ठीक है।
स्टेफनी कांपते हुए कहती है, मुझे कभी कभी बहुत भयानक सपने और हेलुसिनेशंस होते हैं, ऐसे जैसे सब कुछ सच में हुआ हो। उस रात स्टेफनी को फिर वही सपना आता है, वही रेस्टोरेंट, वही हादसा। वो डर से चीखते हुए उठती है। उसकी रूममेट उसे समझाती है कि उसे ये सब अपने परिवार से शेयर करना चाहिए। अगले दिन स्टेफनी अपने घर जाती है, अपने डैड से मिलती है और अपने छोटे भाई से, जिससे उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर ये दोनों मिलकर अपने अंकल के घर जाते हैं, जो उसकी माँ के भाई होते हैं। वहाँ स्टेफनी की मुलाकात अपनी कजिन से होती है। खुशी का माहौल होता है, सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी स्टेफनी अपने अंकल से एक सवाल करती है, ग्रैंडमॉम आइरिस कहाँ है? ये सुनते ही कमरे की हवा में सन्नाटा छा जाता है। उसके अंकल का चेहरा कठोर हो जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, वो औरत हमारे लिए मर चुकी है। वो हमें छोड़कर एक आइलैंड पर रहने चली गई थी और फिर कभी वापस मिलने नहीं आई, जिसके कारण तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब हो गई और फिर एक दिन वो भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अपने सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद उसके अंकल गुस्से से उठकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी आंटी नरमी से उसके पास आती हैं, उसका हाथ थामकर एक कमरे में ले जाती हैं। वहां से वे एक पुराना बॉक्स निकालकर स्टेफनी को देती हैं। बॉक्स में आइरिस की पुरानी तस्वीरें, कुछ खत और एक एड्रेस होता है, वही जगह जहां आइरिस अब अकेले रहती है। आंटी बताती हैं कि ये सब आइरिस ने अपनी बेटी के लिए भेजा था, पर कभी किसी ने खोला नहीं। जैसे ही स्टेफनी तस्वीरें देखती है, उसकी नजर एक खास फोटो पर जाती है, वही टावर वाला ग्लास रेस्टोरेंट और उसके सामने खड़े आइरिस और पॉल। वही फोटो जो उसने सपने में देखा था। ये देखकर वो सन्न रह जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके सपने साधारण नहीं है। वो अकेली ही बैरन आइलैंड जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर वो कैमरे में अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम स्टेफनी है और मैं आपकी नातिन हूँ। दरवाजा खुलता है और आइरिस सामने खड़ी होती है। वो एक पल ठिठकती है, फिर स्टेफनी को अंदर बुला लेती है। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान में अपनापन होता है। आइरिस उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टेफनी बताती है, मॉम हमें बहुत पहले छोड़ गई थी, हम बस डैड के साथ बड़े हुए। फिर वो अपने आने का मकसद बताती है, मैंने आपको और ग्रैंडपा को उस रेस्टोरेंट में देखा था जहाँ सब मर रहे थे। ये सपना मुझे बार बार आता है। आइरिस शांत होकर कहती है, ये डरावने सपने मुझे भी आते थे। इन्हीं सपनों की वजह से मेरी जान बच पाई थी। वो बताती है कि उसने बच्चे के हाथ से सिक्का छीन लिया था, जो एसी में फंसकर हादसे का कारण बनता। उसने पहले ही ग्लास फ्लोर टूटने का सपना देख लिया था, इसलिए लोगों को बाहर भगा दिया। स्टेफनी पूछती है, तो आपने सबकी जान बचा ली? आइरिस उदास होकर कहती है, हाँ, पर मौत ने उन्हें बाद में ढूंढ लिया। एक एक करके सब मारे गए, उनके बच्चे और फिर उनके पोते पोतियां भी। अगर वे उस दिन मर जाते तो उनके बच्चे पैदा ही नहीं होते, इसलिए मौत ने बाद में सबको मार डाला। तुम्हारे ग्रैंडपा भी कैंसर से मर गए, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। तब मैंने समझा कि अब मेरी बारी है, इसलिए मैं यहाँ इस वीरान टापू पर छुप गई मौत से बचने के लिए। क्योंकि अगर मैं मर गई तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारे अंकल, उनके बच्चे, कोई नहीं बचेगा। पर जब तक मैं जिंदा हूँ, मौत तुम तक नहीं पहुंचेगी। स्टेफनी ने घबराकर आइरिस से पूछा, मुझे ये डरावने सपने क्यों दिख रहे हैं? आइरिस ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि अब मौत हमारे पीछे लग चुकी है। ये सुनकर स्टेफनी शॉक हो जाती है। तभी आइरिस उसे एक पुरानी किताब देती है, जिसमें उन लोगों का जिक्र होता है जो उस हादसे से तो बच गए थे, लेकिन बाद में अजीब हादसों में मारे गए। उस किताब में मौत से बचने के कुछ तरीके भी लिखे होते हैं। स्टेफनी को आइरिस की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो किताब लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं दोबारा आपसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। आइरिस, जो कई सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, आज पहली बार अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकलती है। वो जोर से चिल्लाकर स्टेफनी से कहती है, ये किताब ले लो, तुम्हारे काम आएगी। स्टेफनी को अभी भी यकीन नहीं होता। तभी अचानक गैस लीक होने लगती है और चीजें अपने आप इधर उधर गिरने लगती हैं। एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत सब कुछ कंट्रोल कर रही हो। अचानक पीछे से कोई चीज उड़कर आती है और आइरिस को चीर देती है। आइरिस वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर स्टेफनी दहल उठती है। अब उसे आइरिस की हर बात पर यकीन हो चुका था। 2 दिन बाद आइरिस की अंतिम यात्रा थी। वहां स्टेफनी की माँ भी आई थी। स्टेफनी को अब समझ आ गया था कि अगली बारी उसकी माँ की हो सकती है। अपनी माँ को बचाने के लिए वो आइरिस की दी हुई किताब पढ़ना शुरू करती है। उसी किताब में वो कॉइन भी रखा था जो आइरिस ने उस सिंगर के बेटे से लिया था। अब स्टेफनी को सब कुछ साफ समझ आने लगा था। वो अपनी फैमिली को समझाना चाहती थी। सबको एक एक करके कॉल करती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ उसकी फैमिली एक पार्टी में व्यस्त होती है। उन्हें किसी खतरे का अंदाजा तक नहीं। वहीं पार्टी में एक ग्लास गिरकर टूट जाता है और उसका एक नुकीला टुकड़ा आइस बकेट में चला जाता है, जहां से सब बर्फ निकाल रहे थे।
वही टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के ड्रिंक में आ जाता है, लेकिन वह उसे साइड में रख देते हैं। इसी बीच कुछ चीजें हिलने लगती हैं, बैलेंस बिगड़ने लगता है। अचानक वह ग्लास गिरता है और टूटे कांच का टुकड़ा अंकल के पैर में धंस जाता है। वह जोर से चिल्लाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उनका पैर बुरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। तभी एक भारी टूल घास काटने वाली मशीन पर गिरता है और वह मशीन अपने आप चालू हो जाती है, सीधी उनके चेहरे पर चढ़ जाती है और उनका चेहरा बुरी तरह कट जाता है। उनकी इस भयानक मौत से सभी लोग बेहद घबरा जाते हैं। स्टेफनी भी बुरी तरह डर जाती है और अपनी पूरी फैमिली को समझाने की कोशिश करती है कि मौत अब उनकी फैमिली के पीछे पड़ी है। वो बताती है कि अब अगला नंबर अंकल के बड़े बेटे का है, फिर छोटे बेटे का, उसके बाद उसकी माँ का और फिर खुद स्टेफनी का। मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा उसके कजिन्स गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो उनके डैड की मौत का मजाक बना रही है। सिर्फ स्टेफनी की माँ को उस पर विश्वास होता है, लेकिन स्टेफनी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं कर रही होती। इसके बाद हम अंकल के बड़े बेटे को उसकी पार्किंग वर्कशॉप में देखते हैं। वो अपना काम खत्म करके शॉप बंद करता है और अपने पिता को याद करता है। वो अपने हाथ पर डैड लिखकर एक टैटू बनवाता है। तभी ऊपर लगा पंखा अचानक चल पड़ता है, जिसमें एक मैग्नेटिक चेन लटकी हुई थी। वो चेन घूमते हुए उसके नेकलेस से फंस जाती है और वो लड़का भी साथ घूमने लगता है। नीचे जमीन पर बहुत सारा केरोसिन फैला हुआ था, जिसमें उसका लाइटर गिर जाता है और आग लग जाती है। पूरी दुकान आग की लपटों में घिर जाती है। लड़का किसी तरह खुद को उस चेन से छुड़ाता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। अगले दिन स्टेफनी को जब दुकान में लगी आग की खबर मिलती है तो वो अपने भाई के साथ वहां जाने निकलती है, लेकिन रास्ते में वो कजिन खुद उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। स्टेफनी उसे जिंदा देखकर चौंक जाती है। वे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक वहां से गुजरता है, लेकिन उसका कजिन फिर भी बाल बाल बच जाता है। वो मुस्कुराते हुए स्टेफनी से कहता है, देखा, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं होगा। स्टेफनी उसे सचेत रहने को कहती है। स्टेफनी अब लगातार आसपास की चीजों को गौर से देख रही होती है कि क्या चीज अगली मौत का कारण बन सकती है। इसी दौरान उनकी दूसरी कजिन सैर के लिए निकली होती है। वो उनके पास से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर उसका पैर मुड़ जाता है। वो गार्बेज बिन में गिर जाती है। तभी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है और बिना देखे वो डस्टबिन को ट्रक में डाल देती है। स्टेफनी, उसका भाई और कजिन ये सब देखकर तेजी से ट्रक की ओर दौड़ते हैं। स्टेफनी बिना अपनी जान की परवाह किए ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो सारा कचरा पहले ही क्रश हो चुका होता है। उसकी कजिन की दर्दनाक मौत हो चुकी होती है और स्टेफनी के हाथ में सिर्फ उसका बाजू रह जाता है। उसकी इस भयावह मौत से सभी लोग बेहद दुखी और सदमे में आ जाते हैं। उनकी इस भयानक मौत से सभी लोग बेहद घबरा जाते हैं। स्टेफनी का कजिन उसे देखकर हैरानी से कहता है कि तुम सही कह रही थी, लेकिन खुद स्टेफनी उलझन में पड़ जाती है। उसके हिसाब से तो उसके कजिन की अब तक मौत हो जानी चाहिए थी। तभी उसकी आंटी एक बड़ा राज सबके सामने खोलती हैं। वो बताती हैं कि वो लड़का असल में उनके पति का बेटा नहीं है, इसलिए वो मौत की लिस्ट में था ही नहीं, जबकि उनकी बड़ी बेटी जो असली संतान थी उसकी मौत हो गई। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और डर का माहौल बन जाता है। अब उस मरी हुई लड़की का छोटा भाई जो अभी जिंदा है डर के मारे कांप रहा होता है। वो स्टेफनी से कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। स्टेफनी जवाब देती है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन खुद मुझे भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। उसी वक्त स्टेफनी को याद आता है कि उसकी नानी यानी आयरिस ने एक बार उसे बताया था कि एक और लड़का था जो मौत से बच गया था और अब किसी हॉस्पिटल में काम करता है, यानी उसने किसी तरह मौत को चकमा दिया था। तब ये सब लोग उस लड़के से मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि जान सकें कि वो कैसे बच पाया। जब ये लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उसका नाम लेकर जेडी पुकारते हैं तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे इस नाम से सिर्फ आयरिस ही बुलाती थी। वो उन्हें बताता है कि वो उस दिन स्काई टावर में था जब आयरिस ने उसकी जान बचाई थी। फिर वो बताता है कि वो उस पॉपुलर सिंगर का बेटा है। ये सुनकर स्टेफनी को अपने ख्वाब याद आने लगते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि सामने खड़ा शख्स कौन है। जेडी उन्हें बताता है कि कई साल पहले आयरिस यहाँ आई थी और अपने पति पॉल को मौत से बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी पॉल को नहीं बचा पाई। स्टेफनी पूछती है कि क्या ऐसे लोग भी हैं जो मौत को मात दे सके हों। इस पर जेडी कहता है, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं। पहले मौत ने उन्हें अपने हिसाब से मारने की कोशिश की, लेकिन या तो डॉक्टर्स की मदद से या किसी चमत्कार से वो वापस जिंदा हो गए। उस दिन के बाद मौत ने उन्हें नहीं छुआ। फिर वो आगे कहता है, देखो, एक न एक दिन हम सभी को मरना है। मैं भी मरने वाला हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कब और कैसे। मौत से हमेशा भागा नहीं जा सकता। आखिरकार वही हमारी आखिरी मंजिल है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे ही जेडी की बातें खत्म होती हैं, स्टेफनी का कजिन कुछ सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
उसे याद आता है कि उसके छोटे भाई को पीनट से एलर्जी है। वो सोचता है कि अगर उसका भाई पीनट्स खा ले और एलर्जी की वजह से मरने लगे तो वो सही टाइम पर उसे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन या टैबलेट देकर बचा सकता है। इस तरह वो मौत को मात दे देंगे। उसका प्लान बनाने के बाद वो तुरंत वेंडिंग मशीन के पास पहुंचता है ताकि पीनट्स ले सके, लेकिन मशीन खराब होती है। पैनिक में आकर वो जोर से मुक्का मारता है जिससे मशीन का एक स्क्रू ढीला हो जाता है और पीनट्स बाहर गिर जाते हैं। फिर वो अपने भाई को एक कमरे में ले जाता है और कहता है, तू यहीं रुक, मैं दवा लेकर आता हूँ। वो दरवाजा तेजी से बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद कमरे में कुछ चीजें हिलने लगती हैं और गलती से MRI मशीन ऑन हो जाती है। उधर उसका भाई वहीं इंतजार कर रहा होता है। अब स्टेफनी का कजिन एक इंजेक्शन और व्हीलचेयर लेकर लौटता है। वो अपने भाई को पीनट्स देता है। भाई पीनट्स खाते ही बुरी तरह से रिएक्ट करने लगता है, लेकिन तभी MRI मशीन की मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव हो जाती है। मशीन अब आसपास की हर मेटल चीज को अपनी तरफ खींचने लगती है। कजिन की बॉडी पर ब्रेसेस होती हैं, जिसकी वजह से वो मशीन की तरफ खिंच जाता है। MRI मशीन के पास रखी व्हीलचेयर भी पूरी ताकत से खिंचकर मशीन के अंदर जाती है और उसी के साथ कजिन भी अंदर खिंचता चला जाता है। वहां मशीन के अंदर व्हीलचेयर उसके शरीर से टकराकर उसे बुरी तरह से स्टैब कर देती है और वो वहीं पर दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। अब उसका छोटा भाई, जिसकी एलर्जी तेजी से बढ़ रही थी, जमीन पर गिरे इंजेक्शन को पकड़ता है और खुद को इंजेक्ट करता है। कुछ देर में उसकी हालत सुधरने लगती है, लेकिन तभी वेंडिंग मशीन से एक स्प्रिंग तेजी से निकलकर उड़ता है और कई दीवारों से टकराता हुआ सीधा उसके सिर में जा लगता है। एक पल में वो भी मारा जाता है। इन दोनों की दर्दनाक मौतें देखकर हर कोई सदमे में होता है। पूरा माहौल दुख और डर से भर जाता है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि मौत सच में किसी प्लान के तहत एक एक करके सबको ढूंढ रही है। अब स्टेफनी अपनी माँ की तरफ देखती है और गंभीरता से कहती है, अब अगला नंबर आपका है। वो अपनी माँ से आग्रह करती है कि वो उस आइलैंड पर चली जाएं जहाँ कभी आयरिस रहती थी और अब वही ग्रैंडमा का पुराना घर है। स्टेफनी चाहती है कि उसकी माँ वहाँ जाकर रहें ताकि मौत का सिलसिला उन तक न पहुँचे और वे भी सुरक्षित रह सकें। माँ पहले थोड़ी हिचकिचाती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं। तभी स्टेफनी के हाथ में पकड़ी किताब से अचानक एक सिक्का नीचे गिरता है, जिसे पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला उठा लेती है। ये दृश्य थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद स्टेफनी और उसका भाई अपनी माँ को कार में बैठाते हैं और उन्हें लेकर उस पुराने आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते भर वे तेजी से गाड़ी चलाते हैं क्योंकि मन में डर छिपा हुआ था। आखिरकार वे घर पहुंचते हैं। स्टेफनी की माँ दोनों बच्चों की बहुत फिक्र कर रही होती हैं। इस पर स्टेफनी उन्हें दिलासा देती है, जब तक आप सुरक्षित हैं हम दोनों को कुछ नहीं होगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि खतरा पहले ही घर में मौजूद है। वहाँ पहले से गैस लीक हो रही थी और स्पार्किंग भी शुरू हो चुकी थी। माँ को गैस की हल्की सी महक महसूस होती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके घर में दाखिल हो जाती हैं। कुछ ही पल बाद एक जोरदार धमाका होता है। गैस और स्पार्किंग की वजह से भयानक विस्फोट होता है। धमाके की ताकत से स्टेफनी की कार पास के पानी में जा गिरती है। स्टेफनी की माँ अंदर बुरी तरह जल जाती है। वहीं घर के बाहर खड़ा स्टेफनी का भाई देखता है कि पास का एक भारी टावर उसके ऊपर गिरने वाला है। तभी उसकी माँ बाहर दौड़ती है और उसे जोर से धक्का देकर खुद उस टावर के नीचे आ जाती हैं। उनकी बलिदान से उसका भाई बच जाता है। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, अब अगली बारी तो स्टेफनी की है। वो तेजी से पानी की तरफ भागता है जहाँ स्टेफनी कार समेत डूबी हुई थी। वो कूद कर उसे बाहर निकालता है, लेकिन जब वो देखता है तो स्टेफनी की सांसें थम चुकी होती हैं। फिर भी वो हार नहीं मानता, उसे CPR देता है, बार बार कोशिश करता है और आखिरकार स्टेफनी की सांसें लौट आती हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मौत को हरा दिया है। अब शायद उनका पीछा रुक चुका है, पर दिल के अंदर कहीं न कहीं बाकी अपनों को खो देने का दर्द अभी भी ताज़ा था। इसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। आज स्टेफनी के भाई की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। दोनों बहुत खुश हैं। स्टेफनी एक खूबसूरत रेड रोज निकालकर अपने भाई की जैकेट की पॉकेट में लगाती है, लेकिन उसी गुलाब में लगे कांटे में उसका हाथ चुभ जाता है और उसकी उंगली से खून निकल आता है। जैसे ही वो खून देखती है, उसे अचानक अपनी ग्रैंडमा आयरिस की बात याद आ जाती है, जब एक बार उनके हाथ में भी इसी तरह कांटा चुभा था। वो पल याद आते ही स्टेफनी का चेहरा डर से भर जाता है। उसे एक बार फिर लगने लगता है शायद मौत अभी भी पूरी तरह रुकी नहीं है। अब स्टेफनी को साफ समझ में आ चुका था कि मौत का खेल दोबारा शुरू हो चुका है। तभी सीन कट होता है और हमें वो सिक्का दिखाया जाता है जो उस दिन उस बूढ़ी महिला ने जमीन से उठाया था। वही सिक्का अब उसके बटुए से गिरकर घूमते घूमते उन पुराने रेलवे पटरियों के बीच जाकर अटक जाता है। वही पटरियां जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थीं।
सिक्के की वजह से पटरी में हल्की सी दरार पैदा हो जाती है जो आगे चलकर एक भयानक तबाही का कारण बनती है। इसके बाद सीन फिर से स्टेफनी और उसके छोटे भाई पर आता है। तभी उनका पड़ोसी जो एक डॉक्टर भी है और स्टेफनी के भाई का अच्छा दोस्त भी मिलने आता है। वो स्टेफनी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत वाकई तारीफ के काबिल है। तुम्हारे भाई ने बताया कि तुमने मौत को कैसे हराया। स्टेफनी हल्के से मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैं सच में मर चुकी थी और वापस आ गई। डॉक्टर गंभीर होकर जवाब देता है, नहीं, तुम मरी नहीं थी। जब कोई इंसान कम से कम 5 मिनट तक मृत रहता है और फिर वापस लौट आता है तब हम उसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं, लेकिन तुम तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बेहोश थीं, उसे मौत नहीं कहते। डॉक्टर की ये बात सुनकर स्टेफनी और उसका भाई दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। अब स्टेफनी को अपने आसपास की हर चीज में मौत का साया नजर आने लगता है, लेकिन उनकी मौत इतनी सरल तो नहीं होनी थी। अब वही ट्रेन जो पटरी से उतर चुकी थी एक अनियंत्रित गति से उनके घर की तरफ बढ़ने लगती है। स्टेफनी और उसका भाई तेजी से भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। ट्रेन का शोर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वे दोनों जैसे तैसे दौड़ते रहे और तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। उन्हें लगता है कि वे बच गए, लेकिन मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसी पल ट्रेन के पीछे से उड़ते हुए लकड़ी के नुकीले टुकड़े स्टेफनी और उसके भाई के शरीर को चीरते हुए आर पार हो जाते हैं। दोनों की वहीं पर भयानक मौत हो जाती है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है, इस डरावनी सीख के साथ कि मौत को धोखा नहीं दिया जा सकता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जब उसकी बारी आती है तो वो हर हाल में अपना काम पूरा करके ही रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।